तो आज अस्थमा लेते हैं, जिसको हिंदी में दमा कहा जाता है। अस्थमा जो है बेसिकली श्वास से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए है। ठीक है। जिसमें जो हमारी श्वास की जो नलिकाएं होती है ना, जो पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग होने के कारण वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, जिस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है। तो उससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है तो हमारे जो अ, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि लंग्स कार्य तभी करते हैं जब उनको ऑक्सीजन मिलता है। और जब नहीं मिलते हैं तो लंग्स धीरे धीरे खराब होने चालू हो जाते हैं। तो ये होता किन किन चीजें से है? एलर्जी, ठंड, शारीरिक श्रम, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी है तो भी ये होने की संभावना रहती है। मतलब ये एलर्जी जैसे किसी को होता है ना, धूल से एलर्जी होती है, बहुत ज्यादा छींके आती हैं, किसी को सुबह उठते ही छींके आने लगती है, किसी को किसी चीज की खुशबू से एलर्जी होती है। तो ये क्या होता है, ये सब उस टाइम पे अस्थमा अगर किसी व्यक्ति को होता है, उसे पता नहीं चल रहा है, तो एलर्जी के कारण उसको पता चल सकता है कि उसको अस्थमा है। श्वास नलिकाओं के संकरी हो जाने से खांसी, सांस फूलना, सांस की घबराहट, सीने की जकड़न जैसी शिकायत होती हैं। जब हमारी श्वास की नलिकाएं फूल जाती हैं, वो पाइप्स जब हमारे छोटे हो जाते हैं, उनमें जब सूजन आ जाती है, तब क्या होता है हमारे साथ, हमारी सांस फूलने लगती है, बहुत फास्ट ब्रीदिंग चलती है, और खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है, और घबराहट होती है। ठीक है। सूजन आने तथा अधिक जो कफ बनता है ना, येलो और ग्रीन कलर का जो कफ बनता है, उसके विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति श्वास नलिकाओं की बढ़ती संवेदनशीलता, मतलब जो जब वो बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, तब क्या होता है, वो और वीक हो जाती है। जो वो श्वास नलियां हैं, पाइप्स हैं, वो और वीक हो जाते हैं। और उसके दौरान वो और वीक हो जाती है, तब वो क्या होता है, अस्थमा का अटैक होता है। दमा के लक्षण कौन कौन से होते हैं? समय समय पर पड़ने वाले दमे के दौरे को सांस लेने में तकलीफ होना। इनहेलर यूज करते हैं कुछ लोग, जैसे उनकी सांस फूलने लगती है, वो लोग क्या करते हैं, इनहेलर यूज करते हैं। सांस की घबराहट और खांसी से आसानी से पहचाना जा सकता है, मतलब सांस में एक अजीब सा व्हीजिंग साउंड आता है, और सांस बहुत ज्यादा फूलती है, और खांसी में भी आवाज आती है, खांसी भी होती है। तो उससे पहचाना जा सकता है कि अस्थमा है। सांस छोड़ने में भी कठिनाई होती है, लेने में तो होती होती है, सांस को छोड़ने में भी कठिनाई होने लगती है। दौरा 1 घंटे से लेकर कई घंटे तक चल सकता है। ठीक है। हो सकता है 1 घंटे में ठीक हो जाए, और हो सकता है कि उसे कई घंटे लग जाए नॉर्मल होने में। गंभीर दौरों का असर हृदय और रक्त संचार प्रणाली पर भी पड़ता है, मतलब जो बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं इसके, उसका असर आपके हार्ट पे और सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी पड़ सकता है। अब इनको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जो हमारे पाइप्स हैं उनका जो गैप है, मतलब सूजन ना आए और वो संकरी ना हो जाए, छोटी ना हो जाए, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? श्वास का सामान्य परिचालन, जो मैंने नोट्स दिए उसमें इनकी ना फोटोज भी होंगे। ये वाला दिया है आपको, ब्रोंकियल अस्थमा का, है ना। इसके फिफ्थ फिफ्थ पेज पे देखिए, दिखा रखा है कि क्या स्थिति होती है उसकी। नॉर्मल पाइप ये वाला होता है, और सूजन आने के बाद पाइप ऐसा हो जाता है। तो जब इसमें ऑक्सीजन जाने की जगह ही नहीं रहेगी, ना ही बाहर निकलने की जगह रहेगी, तो
हमारी सांस फूलने लग जाएगी। ठीक है, अब इसको नॉर्मल कैसे रखना है, इस अवस्था में कैसे रखना है? यह सिकुड़न नलिका की दीवारों में खारिश की वजह हो जाती है। मतलब जब सिकुड़ जाती है उसकी वॉल्स, तो क्या होता है, खारिश होने लगती है, और खारिश के कारण हमें खांसी आने लगती है। जिससे दीवारों की परत सूज जाती है। ठीक है, वो स्वेल हो जाती है, और म्यूकस यानी बलगम निकलने लगता है, और काफी म्यूकस उसमें बनने लगता है और बाहर आने लगता है। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से दमा का मरीज श्वास श्वसन की सहायता मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब सांस लेने की दिक्कत होती है तो वो अपनी मांसपेशियों को बहुत ज्यादा उभारता है, उनका यूज करने लगता है, जिन पर जोर पड़ने से सांस लेना और भी कठिन हो जाता है, तो और मुश्किल बना देता है वो, क्योंकि अब उसको तो राहत चाहिए, कैसे भी कोशिश करेगा वो अपने आप को ठीक करने की, पर वो नॉर्मल नहीं हो पाता। दौरे कई कारणों से पड़ सकते हैं, शारीरिक, रासायनिक, जैविक और कभी कभी मनोवैज्ञानिक। मतलब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है उस वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है, उसका इफेक्ट हो, और प्रकृति की वजह से भी हो सकता है, और आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो भी अस्थमा का दौरा हो सकता है। व्यायाम, उत्तेजना, ठंडी हवा से के संपर्क, संक्रमण, या जानवरों के रोए, जैसे होता है ना, बहुत ज्यादा किसी ने ओवर एक्सरसाइज कर ली है, उसकी वजह से भी उसका पैनिक अटैक पड़ सकता है, और ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से भी हो सकता है। ठंडी हवा, जो सर्दियों में थोड़ा इनको बच के रहना होता है, जो ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से भी इसका संक्रमण बढ़ जाता है। और जो जानवरों के बालों के जो बाल उड़ते हैं ना, हर जानवर के, उनके बालों से भी अस्थमा का जो है प्रॉब्लम होती है। दौरे पड़ने पर उसके अटैक्स आने लग जाते हैं। श्वास नली की कोशिकाएं इन कारकों से प्रतिक्रिया करती है और सूजन आ जाती है, जिससे श्वास नली की सिकुड़न और भी गंभीर हो जाती है। ठीक है, अब इसको नियंत्रण कैसे करना है, कैसे कंट्रोल करना है दमा को? खान पान की सावधानियां। खान पान हर हर डिजीज में होगा मेन, क्योंकि उसका बहुत अलग ही रोल होता है। दमा श्वास संबंधी अतिरिक्त तकलीफें रोकथाम, आहार प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दमा के जो रोगी होते हैं, अस्थमैटिक प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको बहुत सारी खाने पीने की चीजों से एलर्जी होने लग जाती है, और हर हाल में वैसी चीजों से परहेज करना चाहिए जिससे भी तुरंत उन्हें खांसी आती है, या उसे खाने के बाद उनकी सांस फूलने लगती है, तो एक या दो बार ऑब्जर्व करें और उसके बाद वो चीज खाना छोड़ देना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे उन्हें एलर्जी होती है। ठंडी चीजें, आइसक्रीम, चॉकलेट्स और केले जैसे फलों से परहेज करना है। ठीक है, जो ठंड तासीर में ठंडे होते हैं फ्रूट्स, वो नहीं खाने हैं। ठंडी चीजें हर तरह की, उनको नहीं खाना है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें म्यूकस यानी कफ बनता है, उनसे खासतौर पर परहेज। तो वही ठंडे पदार्थ जो होते हैं वो कफ बनाते हैं, उनसे परहेज करना है। योग क्रियाएं क्या क्या है? जल नेति, सूत्र नेति बहुत ही अच्छा है इनके लिए। कपालभाति, कुंजल और वस्त्रधुति, ये चारों जो क्रियाएं हैं, ये अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि ये सारा जो है हमारा, एक तो साइनस क्लीन कर रही है जल नेति सूत्र नेति, कपालभाति पूरा फोrehead क्लीन कर रही है, क्योंकि उसमें म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है ना जब अस्थमा होता है। और कुंजल से क्या हो रहा है, पूरा आपका फूड पाइप से लेकर स्टमक तक क्लीन हो रहा है, जितना भी कफ ये फूड जम जाता है इधर, वो सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, खांसी भी ठीक होती है, और वस्त्र धोती के साथ पूरा म्यूकस जो है लग के बाहर आ जाता है, तो पूरी तरह से क्लीनिंग का कार्य करता है। ओम का जाप एवं प्रार्थनाएं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, चेस्ट ओपनिंग वाले आसन, जितने भी चेस्ट ओपनिंग वाले आसन होते हैं वो सब इसमें करा सकते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, बुद्धि तथा धृति धृति शक्ति विकास है। वह स्थल
वक्ष स्थल की दो क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है अपनी हस्तोदान आसन की तरह होती है, और एक दोनों हाथ साइड से ले जाकर उसमें भी चेस्ट पूरी ओपन होती है। और उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र, ये क्या है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। आसन ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऊर्ध हस्तोत्तानासन, साइड बेंडिंग, गौमुखासन चेस्ट ओपन हो रहा है, उष्ट्रासन चेस्ट ओपन हो रहा है, वक्रासन, वक्रासन तो वक्रासन में भी साइड में जाके चेस्ट ओपन होता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन सेम ही है ये दोनों, बस एक पैर फोल्ड करके होता है, एक पैर सीधा करके होता है। उत्तान मंडूकासन बहुत अच्छा है अस्थमा के लोगों के लिए। भुजंगासन, सारा देखो चेस्ट ओपनिंग वाले आसन है। धनुरासन, जिसमें आपकी चेस्ट जो है एक्सपैंड हो रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लंग्स खुले और मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जा सके। मत्स्य आसन और शवासन। प्राणायाम, क्योंकि अस्थमा में हमें ठंडी चीजों से प्रॉब्लम होती है, तो सूर्य वेदी प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और भस्त्रिका। और नाड़ी शोधन, नाड़ियों की शुद्धि तो करनी ही है। विशिष्ट अभ्यास, योग निद्रा। योग निद्रा भी बहुत लाभकारी है उनके लिए, और ध्यान का अभ्यास, क्योंकि मेंटली भी रिलैक्स रहना है। ये है इसका चार्ट। ठीक है। सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासन, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, ध्यान। भस्त्रिका भी है। भस्त्रिका का फोटो दे नहीं रखा है इसमें, पर भस्त्रिका प्राणायाम भी इसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि बॉडी में क्या करता है वो, गर्मी पैदा करता है। और वस्त्र धोती का भी फोटो नहीं है इसमें, पर वस्त्र धोती भी बहुत उपयोगी है इसके मैम लिए। एग्जाम के पॉइंट से नहीं पूछ रही हूँ, हीलिंग के पॉइंट से पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी ये सब प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो कितने कितने देर ये सब करना चाहिए? 2 मिनट, 5 मिनट, मतलब एक एक स्टार्टिंग एक्सरसाइज? कीजिए 30 सेकेंड से, 15 सेकेंड से। क्योंकि अगर होल्ड, उसके सीवियर, बाद धीरे धीरे। अच्छा। हाँ सीवियर अस्थमा का पेशेंट है तो वो ज्यादा देर नहीं रुक पाएगा। और उनके साथ क्या होता है, उनके ना थोड़े शोल्डर भी नैरो हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम्म। हो जाते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे उनका अभ्यास बढ़ाना है, 1 मिनट तक लेकर जाना है। नॉर्मल पर्सन के लिए 1 मिनट इनफ होता है अभ्यास के लिए, उससे ज्यादा होल्ड कर भी नहीं पाएंगे वो। 30 सेकेंड्स में ही हालत खराब हो जाती है। ठीक है। मैम जी नमस्कार। हाँ जी। मैम एक बात और पूछना थी मैम कि ये जैसे अस्थमा जो पेशेंट है उसके साथ अगर उनको कोई दूसरी बीमारी है तो फिर मैम आपको डिजाइन थोड़ा बदलना पड़ेगी ना, कुछ चीजें जैसे मान लो बीपी का भी साथ में उनका है तो फिर कुछ चीजें बीपी में हम नहीं करवा सकते तो उसमें फिर छोड़ना होगा ना तो अपने फिर को। ऑल्टरनेट डेज पे करवानी होगी वो आपको, जैसे कुंजल नहीं करवा सकते हो बीपी में, हाई बीपी हाँ में। जी। हाँ कपालभाति जी। ज्यादा नहीं करवा सकते, हाँ जी। है सूर्य ना। भेदी। सूर्य वेदी, जहां आपको 10 राउंड कराने हैं, आपको 5 ही कराने होंगे। हाँ, मतलब करवा सकते हैं पर थोड़ा थोड़ा। करवा सकते थोड़ा हैं। कम। अगर हम्म। आपने 5 राउंड सूर्य वेदी के कराए हैं तो 2 राउंड चंद्र वेदी के करवा दीजिए, तो वो क्या होगा, हाँ तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, हाँ। है ना। हाँ और जी मैम। कुंजल क्रिया जो है हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे करवा सकते हैं, क्योंकि कुंजल में भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, हाई हाँ तो बीपी हाँ वालों एकदम को से लगता है हालत ताकत एकदम लगती है। खराब हो सकती है हाई बीपी वालों की। हम्म। तो कुंजल क्रिया आराम से, और जो जल नेति सूत्र नेति कराएंगे वो नमक के साथ करा सकते हैं, क्योंकि हम इनटेक नहीं कर रहे हैं नमक, वो तो पानी हम्म। हमारा बाहर आ जाएगा, पर उसमें भी नमक की मात्रा कम रखनी है नॉर्मल से। हाँ मैंने अभी करवाया, मैं मेरे को हाँ। बहुत कफ बन रहा था, अभी अभी का ही है। पर मैं उसको है ना साथ में सौंफ डलवा दी थी उसमें। उसको अच्छा एसिडिटी भी है बीपी भी है। अच्छा तो अच्छा। आराम से उसने किया कुंजल पहले तो, मतलब 2-3 महीने तो आसन प्राणायाम ही करवाए, इसके बाद फिर हाँ मैंने उसको हाँ हाँ कुंजल पे हाँ। लेकर के तो सौंफ डाली मैंने, सौंफ थोड़ा पहले नमक कम। थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा उन्हें अपने अभ्यास से, दो तीन अभ्यास महीने हाँ। तक। फिर जो है, जो एडवांस प्रैक्टिसेस होती हैं फिर बाद में कराई जाती हैं। क्योंकि अभी तो हमें क्लियर पता है भाई, कुंजल से बीपी वालों की हालत खराब हो ही हाँ। जाए, तो पहले बीपी नॉर्मल करने के लिए उन्हें अभ्यास करवाना पड़ेगा।
और हम्म। ऐसा नहीं है कि जो बीपी वाले अभ्यास से अस्थमा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अस्थमा पे भी इफेक्ट पड़ेगा साथ साथ, हाँ जी मैम। है ना। पर जो षटकर्म है, षटकर्म बीमार व्यक्तियों को थोड़ा मुश्किल सोच समझ के करवाना हाँ हाँ। चाहिए। हाँ जी मैम। हर किसी को षटकर्म सारी नहीं स्थिति कर, देख नॉर्मल करके। व्यक्ति को आप षटकर्म कोई सा भी करा सकते हो, कभी भी करा सकते हो। बट यदि कोई डिजीज से ग्रस्त है व्यक्ति, तो बहुत सोच समझ के उसको षटकर्म करवाना पड़ता है। क्योंकि मैम जो वर्तमान में चल रहा है ना मैम, एक एक मतलब किसी के पास दो दो तीन तीन बीमारियां बहुत सामान्य सी बात हो गई है। तभी तो ये सामान्य, देखो हाइपरटेंशन सबको हाँ जी मैम। एंजाइटी हाँ जी। ऑलमोस्ट सबको है ना, चिंता सबको ही है, ये कॉमन डिजीज है। और डायबिटीज आजकल अब तो बहुत बढ़ अधिकतर रही लोगों मैम। को है बहुत बढ़ ना, रही है अभी तो महामारी की तरह। हाँ जी। बहुत ज्यादा मतलब। और ये हाई बीपी, लो बीपी, और ओबेसिटी, और अर्थराइटिस, छोटे छोटे हाँ जी। बच्चों में भी आजकल अर्थराइटिस जो हाँ है। जी मैम, चार तो चार पाँच पाँच साल के बच्चे को अर्थराइटिस वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है किसी का? धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन देने के लिए। अर्थराइटिस जो होती है ना, वो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है हमारी, जिसमें जोड़ों में दर्द और सूजन के द्वारा मतलब पता लगाया जाता है। अर्थराइटिस में क्या होता है, इनके मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं बुक से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, मैम फिंगर्स। अर्थराइटिस भी दो तरह का ना, रूमेटिक अर्थराइटिस और हाँ हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दो प्रकार के होते हैं। मैं इस पे काम करती हूँ मैम गुरुद्वारे में, इसलिए मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं। गुरुद्वारे में फ्री सेवा हम लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा पेशेंट आते हैं मैम इसके। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी इसमें अर्थराइटिस का ही रूप बताया गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और एक रूमेटिक अर्थराइटिस। हाँ, रोमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस जिसमें दर्द और हाँ सूजन ज्यादा रहती है मैम। और हाँ, दे ऑस्टियोआर्थराइटिस रखा है, एज के ये जो हिसाब, मैंने एज के आपको हिसाब से भेजा है होता ना, है। इसमें दे रखा है पूरा हाँ जी। अर्थराइटिस का। तो एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। इनसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, मेन आपके आएंगे कि इसका यौगिक मैनेजमेंट कैसे करना है। और उसमें भी पूछ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं कि थायराइड के लिए बताइए कौन सा आसन करवाएंगे, अर्थराइटिस के लिए कौन सा आसन करवाएंगे, कोई एक आसन बताइए जो मेन होता है, ठीक है। तो वो पूछ सकते हैं। अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये भी जेनेटिक होती है, ठीक है। अगर आपके कभी किसी फैमिली में किसी को रही तो हो सकता है कि आपके गलत दिनचर्या से आपको भी संभावना रहती है अर्थराइटिस होने की। सूजन, प्रति ज्यादा सूजन, बॉडी में ज्यादा सूजन रहने से, और मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ होने से, जीवन शैली में बढ़ती हुई गहन और मोटापे को इसे बढ़ाने वाले कारक में भी शामिल किया जाता है। मतलब जो आपका बढ़ता हुआ मोटापा है, उससे भी हमें अर्थराइटिस हो सकती है। सभी प्रकार के जोड़ संबंधी रोगों को निम्नलिखित रोग में, मतलब जितने भी हमारे जोड़ होते हैं बॉडी में, और उनसे संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है, तो उनको अर्थराइटिस के कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, ठीक है। इनको हिंदी में गठिया बाई भी बोला जाता है। ये जो होता है ना, जब अर्थराइटिस होती है ना, तो एक होती है ना, कुछ खाने की हमारी चीजें होती हैं जो बाधी होती हैं, जो वात बढ़ाती हैं बॉडी में बहुत ज्यादा, है ना, नुकसान करती हैं। जैसे बासी खाना हो गया, अरबी की सब्जी हो गई,
और ये जो जड़ वाली चीजें होती हैं ये ना वो बढ़ाती है, बादी होती हैं ये, इनसे ब्लॉटिंग वगैरह होती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, ब्लॉटिंग होती है। आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, किसी किसी के आंखों के नीचे फूल जाता है, किसी के आंखों के ऊपर फूल जाता है। तो ये क्या करता है, बादी होती है, मतलब बात बढ़ाती है बॉडी का, नुकसान करती है। तो उन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। अगर जोड़ों में दर्द है, या एंकल सूज रहा है, या घुटना सूज रहा है, या कोहनी सूज रही है, या अर्थराइटिस में क्या होता है, ये हमारी फिंगर्स के जोड़ जो होते हैं ना, ये भी सूज जाते हैं और फिंगर्स की शेप खराब हो जाती है पूरी। यहाँ तक कि चिक्स चिक्स बोन भी सूज जाती है, अंग नोज की विकृति बोन सूज बोलते हैं मैम जाती जी। है। हाँ जी। अंग विकृति, अंग अंग हाँ। विकृति बोलते हैं। हाँ। मैम प्रोटीन वाली चीजें नहीं खाने को मना करते, यूरिक एसिड बढ़ता है ना मैम इसमें। अच्छा। मैम जी, हाँ तो प्रोटीन वाली चीजें सब मना करते हैं खाने के लिए मैम इसमें। मेन कारण तो एक तो यही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है, जो फ्लूइड होता है दो बोन्स के बीच का हमारे हर जोड़ में, ये मूवमेंट के लिए एक गद्दी नुमा फ्लूइड लगा हुआ है, जिस कारण से ये दो हड्डियां, जो छोटी छोटी हड्डियां सब जो जुड़ी हुई हैं, वो क्या होती हैं, आपस में टकराती नहीं है। जब ये फ्लूइड खत्म हो जाता है तो क्या होता है, ये आपस में टच होने लग जाती है। और वो टच होके आपस में, जब दो हार्ड चीजें आपस में टच होती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को घिसना चालू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुशन तो है ही नहीं। जब दो लकड़ियों को आप आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाती हैं और वो घिसनी चालू हो जाती है ना। दो पत्थर भी जब हम घिसते हैं तो दोनों ही पत्थर घिसते हैं, कोई एक नहीं घिसता है। तो क्या होता है, उस रगड़ से वो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उस रगड़ से उत्पन्न होती है। उसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में नहीं सॉरी, जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। और जब दो चीजें टकराएंगी तो एक ना एक हड्डी बाहर की तरफ बढ़ने लग जाएगी। जैसे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उनके आप हाथों की शेप देखेंगे ना, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एक एज के बाद ये लोगों में देखा जाता है। दूसरी वाली जो है रेमेटाइट, जो ये है आर्थराइटिस, इसमें भी हड्डियों में सूजन आने की वजह से ये जो है अपना रूप ले लेती है, और ये महिलाओं में ज्यादातर होती है। गठिया रूपी आर्थराइटिस यह ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म संबंधी गड़बड़ी के कारण होता है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होती है उसके कारण ये वाली आर्थराइटिस होती है। कौन सी? गठिया, जिसे गठिया भी बोला जाता है। गांठें हो जाती हैं उसमें, छोटी छोटी, शरीर में ना गांठें, जोड़ों के आपके जितने भी जॉइंट्स होंगे उनके पास गांठें इकट्ठी हो जाएगी। जो जोड़ में सूजन पैदा करता है, यह दर्दनाक स्थिति अक्सर छोटे जोड़ों पर संक्रमण करती है। जो छोटे छोटे जोड़ है ना, जैसे यहाँ पे छोटे जोड़ है, ये छोटा जोड़ है, ये छोटा जोड़ है, ये इनको संक्रमित ज्यादा करती है। पैरों की जो फिंगर्स आप देखोगे, कभी इसका स्केलेटल देखोगे तो छोटे छोटे जोड़ जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, उनमें स्वेलिंग पैदा कर देती है, और वो सब दर्दनाक भी होते हैं, मतलब दर्द भी होता है उसमें। एक अर्थराइटिस होती है जो हमारी स्पाइन को वो करती है, स्पाइन पे बहुत इफेक्ट डालती है, जो रीढ़ को प्रभावित करती है, नतीजतन हड्डियां, स्नायु संबंधी और मांसपेशियां, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जितने भी मसल्स जुड़े हुए हैं और जितनी भी नर्व्स निकली हुई हैं और उसकी जो बोन्स हैं, उन सबको ये प्रभावित करती है। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, और हड्डियां जो है घिसने लग जाती है। घिसने के कारण वो वीक होने लग जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यह एक प्रकार का अपक्षीय ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये गर्दन की अस्थियों और जोड़ों को प्रभावित करती है, जो पीड़ा और
कल हमने पढ़ाई था ये स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। इसके लक्षण क्या है? जोड़ों में खिंचाव, उसके अत्यधिक उपयोग से के पश्चात अथवा निष्क्रियता के कारण जोड़ों में पीड़ा, जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें भारीपन होने लग जाता है और उपयोग होने पर यह खत्म हो जाती है। गतिविधि में बाधा आने लगती है, संबंधी जोड़ों में गर्माहट तथा लालिमा आ जाती है। जोड़ सामान्य दिखाई पड़ सकते हैं परंतु जोड़ों के सिरों पर हड्डियों की भी वृद्धि किसी किसी की देखी होगी अपने, हड्डी बढ़ जाती है। कलाई की अधिकतर बढ़ती है, जो रिस्ट होती है हमारी उसकी हड्डी अधिकतर लोगों की बढ़ जाती है। तो वो उसमें दर्द भी होता है, तो वो भी क्या है, एक अर्थराइटिस का रूप होती है। और अधिकतर जो जिनसे हम वजन उठाते हैं ना, वजन उठाने वाले जितने हमारे जोड़ होते हैं उनमें भी इनको होने की संभावना होती है, उनमें पेन होना चालू हो जाता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में जोड़ों में विकृति दिखाई पड़ती है। इसमें जोड़ों में विकृति दिखने लग जाती है, लाल हो जाते हैं, पेन करते हैं, सूज जाते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है, नुकीली नुकीली और पैनी हड्डियां भी हो जाती है इसमें। थकान, मंद ज्वर, मांसपेशी पीड़ा, भूख की कमी, अवसाद मतलब स्ट्रेस भी होने लगता है, ठंडे और पसीने युक्त हाथ और पैर, मतलब हाथ हाथ और पैर ठंडे रहते हैं और उसमें हमेशा पसीना रहता है। ये इसके लक्षण थे। आहार, आहार में क्या करना है? जोड़ों के क्षय को कम करने के लिए उपचार प्रबंधन को ठीक करने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए, मतलब समय पे आहार लेना है। और मोटापा अर्थराइटिस पे विपरीत प्रभाव डालता है, मतलब मोटापा जब आपका वेट बढ़ता है तो अर्थराइटिस को और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। अधिक वजन वाले व्यक्ति को धीरे धीरे अपना वजन कम करना चाहिए। जिन व्यक्ति का वजन ज्यादा है उन्हें सबसे पहले अपने वजन पे काम करना है, फिर वजन पे कार्य करेंगे तो धीरे धीरे अर्थराइटिस भी ठीक होनी चालू हो जाएगी। तले हुए भोजन से बचना है, पेय पदार्थ को अधिक मात्रा में ग्रहण करना है, मतलब लिक्विड फूड ज्यादा लेना है। थोड़ी मात्रा में दूध अपने आहार में शामिल करें, मतलब दूध की क्वांटिटी कम ही रखनी है पर लेना है। लवण युक्त पदार्थ को कम मात्रा में ले और सोडियम अवधारण की स्थिति में ऊपर से अतिरिक्त लवण ना खाए। मतलब अगर आप सोडियम ज्यादा ले रहे हैं तो इसको लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, विटामिन होते हैं, अलग होते हैं विटामिन तो। इसको सर्च कीजिए जरा वसुधा जी, लवण का इंग्लिश वर्ड बताइए। नमकीन या खारा, हाँ, जैसे आप बोल रहे थे मैम, सोडियम वाला वही चीज, बहुत ज्यादा नमकीन या बहुत खारा टाइप का जो होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग। फिर इसमें खारे पानी से भी बचना चाहिए, जो पानी जम जाता है ना उससे भी बचना चाहिए, है ना। और खट्टी चीजें और ये जो होती हैं इसमें ज्यादा मात्रा में खारापन होता है, उनसे बचना चाहिए। ठीक है। गठिया की स्थिति में प्यूरियन की अधिक मात्रा से युक्त पदार्थों जैसी मछली, अंडे, मटर, दाल, सूखी फली, लाल मसूर से दूर रहें। ये देखो उन्होंने बता रखा है कि एग्स हो गए, मछली हो गई और मटर हो गई, दालें हो गई, सूखी फलियां हो गई, जो बीन्स टाइप की सब्जियां होती है ना, वो नहीं लेनी है। और लाल मांस भी नहीं लेना, मतलब नॉनवेज भी नहीं खाना है। दाल में मैम कौन सा अवॉइड करना? दाल, पीला मूंग, हरा मूंग तो चलेगा ना? सिर्फ मूंग चलेगा। इधर ना दाल कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रखा, जो मटर टाइप की दालें होती है ना, हाँ। राजमा, छोले, सूखे मटर जो होते हैं, है ना, वो नहीं लेने हैं, मोटे वाले जो दालें होती हैं। बाकी मूंग दाल ले सकते हैं, वो भी मैम जो मध्य तुअर अवस्था दाल में। चने दाल होती है, वो जो एसिडिटी पैदा करती है ना, वो चीजें नहीं खानी। हाँ वो नहीं लेनी है। जैसे अरहर की दाल हो गई, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं शायद, तो येलो मैम वाली। किसी किसी को मूंग की दाल भी बहुत गैस करती है, तो किसी बिना को मूंग छिलके दाल। वाली, बिना छिलके वाली जो होती है ना, येलो वाली। हम्म। एक आती है ग्रीन छिलके वाली, एक मूंग दाल आती है बिना छिलके वाली, वो येलो हाँ। कलर की होती है।
हाँ, पीले वो कलर की बहुत ही होती है। लाइट होती है। हम्म। हालांकि फायदा तो देखो सिर्फ ग्रीन वाली दाल ही करती है। उसमें तो सब कुछ निकल जाता है, मुंह जो येलो वाली होती है वो तो बस एक ऐसी पेट भरने के लिए खाना है तो खा लीजिए, इससे कुछ मिलता नहीं है। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं मूंग दाल का चीला बना के खाते हैं, वो येलो वाली दाल का ही बनाते हैं, वो कोई फायदा नहीं करता। ग्रीन वाली दाल का चीला बना के आप खा सकते हो, वो सही रहता है। काले चने भी आप अगर चबा के नहीं खाना चाह रहे हैं तो उसे भी भिगा के और उसका पेस्ट बना के उसका भी चीला या टिक्की टाइप का सब कम ऑयल में आप बना के खा सकते हैं। मैम महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में तो बहुत सालों से रागी का बहुत प्रचलन है, अभी नॉर्थ रागी इंडिया तो में बहुत अच्छा रागी। है, रागी बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर होता है रागी। मैम पाउडर जो मिलता है वो ठीक है, आटा यूज कर लें कि उसको बहुत लोग पीसते हैं, घर में लाके भिगाते हैं, चूनते हैं, पीसते हैं, फिर उसका वो अब कर। भाई जिन पे इतना टाइम है वो वैसे कर ले। अब जिन पे टाइम नहीं है, अब वो आंख बंद करके बाजार वालों पे ही भरोसा करके ले आए। नहीं तो जो चक्की होती है ना, जहाँ ये सब कुछ पिसता है वहां प्योर मिल जाता है। वहां पे मिलावट की कम गुंजाइश होती है। पैकेट वाला सामान नहीं लेना चाहिए, पैकेट वाला नुकसान करता है। पर अब कुछ आजकल कंपनियां मैम जो अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कर रहे हैं खेती पे काम, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो लोग, उनका आप ट्राई कर सकते हो, वो अच्छी चीजें फिर भी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो अपना आईटी का जॉब वगैरह छोड़ के सिर्फ हेल्थ के लिए उसमें आए होते हैं। तो एक वो थोड़ी जो होती है भ्रष्टाचार की नीति कम होती है वहां पे, फिर भी एक बार को भरोसा कर सकते हो। पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से जो पैकेट में बंद मिलता है ना, वो नहीं लेना चाहिए। और तो बेसन भी नहीं, मैं तो कहूंगी बेसन भी मत लो वो वाला। वो नुकसान ही, वो पता नहीं क्या क्या ही मिला के बनाते हैं कुछ भी। इससे अच्छा सामने चने का आटा पिसवाइए या चने की दाल पिसवाइए और उससे बेसन बनवाइए, है ना, वो सब ठीक रहता है। चक्की से सामान लीजिए, इस टाइप का जो होता है चक्की पे अच्छा प्योर मिल जाता है। और कहोगे आप कि सामने पीस के दे दो तो कुछ चक्की वाले अच्छे होते, हमारे यहाँ पे एक चक्की है, वो उनका काम, वो राजीव दीक्षित जी को अगर किसी ने सुना है आप में से, उनको फॉलो करते हैं, वो फॉलोवर हैं उनके। और वो हर मैम, चीज प्योर मैं भी प्रोवाइड करते राजीव हैं। दीक्षित जी को फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया राजीव मैंने दीक्षित उनके तो। सभी वीडियो देखे हैं, जब वो थे उनके उनके सभी वीडियो मैंने देखे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा बोलते थे, हर उन्होंने टॉपिक पे इतना अच्छा बोलते हैं वो, बहुत बढ़िया मतलब एकदम जुझारू, हिला के रख देते हैं वो अंदर तक, कि जो हम लोग खा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने साथ। इतने अच्छे उनके वीडियोस है, सभी मैं चाहूंगी सभी देखें। अच्छा है, आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी। क्योंकि क्या होता है जब हम योग क्लास करते हैं ना, तो आपके पास जो आएगा स्टूडेंट उसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। हालांकि आप में से बहुत सारे अभी टीचर भी हैं, पर फिर भी थ्योरी क्लास में या प्रैक्टिकल क्लास में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे। मैम प्रैक्टिकल के बाद जब थ्योरी करते हैं मैम, वहीं से समझ में आने लगता है क्या क्या पूछते हैं, फिर वहां जाकर के उनको समझाना, उनको संतुष्ट हाँ, करना, और उन्होंने जिस बिल्कुल, भरोसे पे आपके आए उस भरोसे पे उतरना। उसको प्रैक्टिकल में जीतना पड़ता जाके है। समझ में आता है ये मैम। जो हाँ, जितना योग करते टीचर जाएंगे की, उतना निखरते जाएंगे मैम। बिल्कुल योग टीचर की जो जॉब हाँ है ना, हाँ। हम्म। वो हर दिन आप में निखार लाती है। और मैम आपसे सब कुछ उम्मीद रखेंगे हाँ, कि आप बिल्कुल। डाइट चार्ट भी दे दें, आप वजन भी हाँ, कम कर दें, हमारी बीमारी भी कम कर दें, हाँ। और जब पैसा देने का मामला आएगा पर तो 50 कभी बहाने कभी, बता दें। कभी कभी कटु शब्द भी बोलने पड़ते हैं हमको। पढ़ना पड़ता है मैम, करना पड़ता है। नहीं, पढ़ना तो पड़ता है, कभी कभी मैं कटु इतने शब्द भी सालों से कर बोलने रही हूँ मैम, पड़ते हैं, मुझे पता है। हाँ। जिससे वो मोटिवेट हो। वैसे हम्म। शब्द नहीं कि जिससे वो नहीं नहीं डिमोटिवेट हो। मैम। नहीं, वो मोटिवेट तो। करने वाले कटु शब्द भी बोलने पड़ते हैं, डांटना भी पड़ता हाँ जी मैम। है ना। तो वो क्वालिटीज होती हैं कि योग टीचर की क्वालिटीज होती है। सबसे पहले तो उसकी आवाज जो होती है ना, योग टीचर की आवाज उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। बिल्कुल मैम। अगर शब्दों का आवाज चयन, आपकी आप शब्दों हर का कैसे चयन सिचुएशन कर में रहे आप हैं। आवाज अपनी मेंटेन कर सकते हो ना, तो बिल्कुल। आप बहुत अच्छे योग टीचर बन सकते हो। आवाज की क्वालिटी बहुत बड़ी, बहुत ताकत रखती है योगा में। ठीक है, आप मान लो अब आप करवा रहे हो मेडिटेशन,
अब उसमें भी आप चीख चीख के बोल रहे हो, तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। प्राणायाम में ना प्राणायाम मेडिटेशन में कोई चीखने की जरूरत नहीं पड़ती, शवासन में। योग निद्रा। पर जब आप आसन करवा रहे हो या सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हो, तब आपको कैसी वॉइस चाहिए? दमदार लाउड वॉइस चाहिए, एकदम। जब आप 100 लोगों से भरा भी हॉल हो, तो बिना माइक के भी आपकी आवाज पीछे तक जाए, इतनी तेज वॉइस चाहिए उसमें। तो ये जो है ना, ये क्वालिटीज होती हैं योगा टीचर की। और आपको कैसे डील करना है, आप स्टूडेंट को कैसे डील कर रहे हो। हाँ, तो ये सब जो है हमें पूरा देखना पड़ता है। तो ये जो है ना, स्टूडेंट्स बेशक आपको नहीं भी आता हो, तो आपको उन्हें टैकल करना है। उन्हें एकदम क्लियर कट शब्दों में नहीं बोलना कि नहीं जी मैं नहीं बता पाऊंगी। नहीं, वो आपके पास किसी उम्मीद से आए हैं कुछ पूछने, तो आपको निराशा नहीं देनी है उन्हें हमेशा। और सुनने की आदत डाल लीजिए, जिनको योगा में ही आगे काम करना है लंबे समय तक। लोगों की परेशानियां सुनिए, पर उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सुनिए। और क्योंकि क्या होता है, फीमेल्स के साथ ज्यादा होता है, मेल्स भी देखो, मेल्स क्या होते हैं, फीमेल्स तो अपना रो धो के या बोल के अपने अंदर का सब निकाल देती हैं, पर मेल इतनी जल्दी किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो होता है, स्ट्रेस उनको भी होता है। पर अगर आप में वो बात है, तो हर कोई आपसे अपनी बातें शेयर कर सकता है। तो आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना है योगा टीचर के लिए। ये नहीं कि सिर्फ आसन कम करवा दिए, पैसा कमा लिया, हो गया। नहीं, ये समाज सुधार का काम करता है योगा, जो फील्ड है। तो इसमें एक तो अपना मन साफ रखिएगा, अपनी नीयत साफ रखिएगा, तब आप लंबे समय तक चल पाओगे। नहीं तो अगर जहां भी कपट आ गया, तो कुछ दिन बाद इस फील्ड से आप बोर हो जाओगे, फिर लगेगा चेंज कर दो। और इस फील्ड में जितनी खुशी है ना, किसी फील्ड में पैसा ना कमा के भी आप खुश रह सकते हो इसमें। हाँ, बिल्कुल मैम, जब ठीक होते लोगों हैं का वो लोग प्यार बहुत मिलता है बहुत इसमें। खुशी मिलती है। हाँ। राहुल सर और मैं, हम लोग कितना फ्री में काम करते हैं बहुत सी जगह। नहीं करते, पैसा अपने आप आता है जब आपकी नीयत साफ होती है ना, पैसा अपने आप आता है आपके पास। कितनी देर होगी? अभी मैं आ जाऊंगी अपने आप बाहर। तो इसलिए अपनी फील्ड में हमेशा नीयत साफ रखनी चाहिए। दो पैसों के पीछे ना किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे ना, मेरी जब मैं एक सेंटर में जॉब करती थी शादी से पहले, तो वहाँ बहुत बहुत अमीर अमीर लोग आते थे योगा सीखने। वो लोग मुझे पर्सनल क्लास के इतने ऑफर देते थे, बट हमारे ऑफिस में अलाउड नहीं था कि हम पर्सनल क्लासेस ले ले जाके। मैं चाहती तो छुप के बहुत सारी क्लासेस कर सकती थी, मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे अपने बॉस को धोखा देना ही नहीं था। और मुझे वहां से 8 साल हो गए जॉब छोड़े हुए, अभी तक हमारा रिलेशन वैसा ही चल रहा है उस सेंटर से, कि जैसा तब था। तो ये इस वजह से, और मेरे बाद भी बहुत सारे योगा टीचर आए, उन लोगों से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं क्योंकि हर कोई लालच को नहीं संभाल पाता है। जहां लगता है 10 हजार की क्लास मिल रही है, 12 हजार की क्लास मिल रही है, तो लोग पकड़ लेते हैं। पर उसे नकारना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि देखो, पैसों की कमी सब पे ही होती है। हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना बहुत ज्यादा पैसा है नहीं हमारे पास। तो 1 घंटे के 10 हजार भी मिल रहे हैं तो खुश हो जाते हैं। पर मैंने बहुत सारी क्लासेस छोड़ी है कि नहीं, मुझे धोखा नहीं करना है। और ये आदत मेरी अभी भी है कि मैं धोखा नहीं करती हूँ किसी के साथ। तो जब आप अपने आप में योग को उतारते हो ना, आप अलग ही अट्रैक्शन का पात्र बन जाते हो ऑटोमेटिकली। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हमेशा योगा टीचर की जो क्वालिटीज है ना, उनको अपने अंदर बना के रखिएगा, तभी आप इसमें लंबे समय तक चल पाएंगे। नहीं तो बिजनेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, खाली पैसा कमाना मोटिव नहीं है। लोगों को ठीक करना मोटिव है, उनकी समस्याएं सॉल्व हो, पर उनकी समस्याओं का आप पे कोई इफेक्ट ना आए। क्योंकि हीलिंग करते समय जब आप हील करते हो किसी को, चाहे आप बातों से कर रहे हो या स्पर्श करके कर रहे हो, तो थोड़ा सा इफेक्ट आता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी,
यदि आप किसी को पकड़ पकड़ के अभ्यास करवा रहे हो, उसके बाद अपने हैंड जरूर वॉश करना, है ना, क्योंकि वो इफेक्ट एनर्जीज जो है ट्रांसफर नेगेटिविटी होती है। मैम, नेगेटिविटी हाँ आती है ना मैम। हाँ। बिल्कुल हर बिल्कुल क्लास के सही बाद, बताया। हर क्लास के बाद जरूर हाथ धोने जाना आपने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सिर्फ हमें अपने एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है। थोड़ा सा अपना फील करना पड़ता है ये सब। तो हाथ जरूर धुलिए, धुलिए जाके। और किसी ने कोई बात कही है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है, उसके बारे में आप मत सोचिए बाद में। जब वो व्यक्ति सामने आएगा ना, तभी सोचना है उसकी प्रॉब्लम के बारे में। नहीं तो वो आप पे इफेक्ट करना चालू कर देगी। उनकी धन्यवाद प्रॉब्लम्स को हमें मैम। अपना नहीं बनाना है, हमें उन्हें समाधान देना है। तो हम परेशान होके नहीं समाधान दे पाएंगे। ठीक है। क्योंकि योगा टीचर एक जिम्मेवार व्यक्ति है समाज का, अगर देखा जाए तो अच्छे से काम करे तो। क्योंकि आप देखो, अभी हम इतनी सारी थ्योरी पढ़ी है हमने। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है? आहार पढ़ा है, व्यवहार पढ़ा है, यम नियम पढ़े हैं। ये सब किससे जुड़े हुए हैं? सब हमारे समाज से ही जुड़ा हुआ है। तो समाज सुधार का ही तो कार्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छी चीजें सिखा रहे हो टीचर, है ना। तो अब हम फिर से इस पे आते हैं, अस्थमा पे। अच्छा, इसका ये हो गया था, हमने कर लिया था। इसका चार्ट देख लीजिए। जलनेति, सूत्रनेति भी कर सूत्रनेति भी दे रखी है, कुंजल भी दे रखा है। और ये सारे जो है, नहीं, और ये आर्थराइटिस का है। आर्थराइटिस में भी आप बात कम करने की चीजें करवाएंगे। जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। अब ये जो है ना, आर्थराइटिस का जो व्यक्ति होगा, जिसको ज्यादा बढ़ी हुई होगी, ये सब मूवमेंट करने में बहुत परेशानी होगी उसे। ठीक है। तो उसको धीरे धीरे, पहले सूक्ष्म व्यायाम से आपको उसकी बॉडी को थोड़ा ओपन करना होगा, फिर उसके बाद आसन पे आप आओगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे ये सारे आसन करवाइए उनको। और मेन फोकस उनका किस पे करना है? हमें प्राणायाम, ध्यान और षटकर्म पे। फिर जब धीरे धीरे बॉडी ठीक होगी, फिर उनसे अभ्यास भी कराना है ठीक से। ठीक है। अभी जो मैंने कल नोट्स भेजे थे, उनमें से कोई ऐसी डिजीज जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो? मैम इसमें एक चीज पूछना था, आर्थराइटिस में जैसे हाँ किसी जी। को बहुत ज्यादा नी में स्वेलिंग और पेन है, और थोड़े मतलब 60 प्लस हैं, तो कुंजल में जो बैठने का तरीका होता है मैम, वो या तो वो काग कुर्सी वाला पे बैठ होता के है या कराए, फिर कुर्सी पे बैठ के पिलाइए कर पानी। सकते हैं कुर्सी में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अच्छा, बस वही पूछना था। और कुर्सी उन पे लोग बैठ। अगर रेडी नहीं हो रहे हैं कुंजल करने के लिए, पर मेरे को पता है कि बहुत फायदा होगा उनको, अभी कॉफ ऑफ भी हो पहले तो रखा है। उनको ये देखे कि बीपी तो नहीं है। हाँ बीपी है। ये बीपी है, हाई बीपी है। हाँ मतलब दवा लेते हैं 40 mg। 40 mg लेते हैं, तो कुंजल अवॉइड कीजिए उनका। अच्छा अच्छा। जब तक उनको खुद को फील नहीं होता अच्छा, हाँ तब अवॉइड कीजिए। ठीक है, उनको कपालभाति बीच बीच में, करा जैसे सकते। 20 या 30 करा दी या 50 भी करा दी, कुछ नुकसान नहीं होता। स्लो कपालभाति कराइएगा। ठीक। ठीक है। एकदम फास्ट नहीं करानी, रिग्रेस नहीं करानी, ऐसी नहीं करानी। अच्छा धीरे ये धीरे। वाली नहीं करानी, धीरे धीरे। ठीक। मैम जी एक बात बोलना थी, मुझे पूछना थी हाँ। आपसे कि जैसे उनको अपन कुंजल नहीं करवा सकते तो अर्ध शंख प्रक्षालन करवा सकते हैं मैम? मैम जी। अर्ध शंख प्रक्षालन करवा, लघु करवा सकते हैं आप, पर नमक की मात्रा कम रहेगी उसमें। हाँ जी वही। क्योंकि नमक उनका बहुत पूरा कम। अपना पूरा क्लीन हो जाएगा ना मैम जी उनका। हाँ, लघु शंख कफ होगा प्रक्षालन कफ तो। आप करवा सकते हो, पर जिस दिन अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ है थोड़ा नहीं भी, उस दिन थोड़ा ध्यान उस दे दिन करके। रिस्क नहीं लेना। रिस्क ठीक। मत लेना किसी के साथ भी कोई नहीं भी। नहीं मैम, नहीं नहीं। है ना, धन्यवाद क्योंकि मैम। क्या होगा, आप तो कराओगे अच्छे के लिए, चाहे क्या उनको होता किसी और है चीज से प्रॉब्लम हो, सब सर पे आ जाएगी आपके। लघु शंख प्रक्षालन में क्या होता है मैम? लघु शंख प्रक्षालन जो होता है, 8 गिलास पानी का होता है। ठीक अच्छा, है? 3 राउंड होते हैं उसमें। कुंजल जैसा ही होता है। नहीं 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 नहीं, कुंजल अच्छा तो क्या होता है, कुंजल सिर्फ फूड पाइप और स्टमक क्लीन करता है।
अच्छा। भूशंख प्रक्षालन और शंख प्रक्षालन जो है, शंख प्रक्षालन को मैं समझाती हूँ, लघु तो अपने आप समझ आएगा। शंख प्रक्षालन जो होता है, पूरा आपका फूड पाइप से लेकर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक पूरा क्लीन करता हुआ एनएस के थ्रू, जैसा पानी आप पीते हो अंत में वैसा पानी बाहर आने लग जाता है। ठीक है। पहले थोड़ा हार्ड स्टूल निकलेगा, एक दो राउंड करके। उसमें क्या होता है, तीन दो ग्लास पानी पीते हैं। अगर आप बड़े गिलास पानी पी रहे हो तो दो ग्लास, छोटे गिलास है तो तीन गिलास पानी पीते हैं। और पांच आसन की एक सीरीज होती है, वो आसन करते हैं। ताड़ासन, त्रिएक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और एक कागासन में एक होता है आकर्ण, उधर कर, उधर उदर करना आसन। आकर्षण आसन, और एक त्रियक भुजंगासन। ये इसकी सीरीज होती है, ये आसन हमें करवाने होते हैं। ये पांच राउंड या 10 राउंड कीजिए। लघु कर रहे हैं तो 10 राउंड, अगर पूर्ण कर रहे हैं तो 5 से 6 राउंड करके फिर दोबारा पानी पीजिए, फिर वापस से ही आसन कीजिए। तो 2-3 बार पानी पी के वो प्रक्रिया चालू हो जाती है आपकी उसमें मोशन आने की। तो पहले थोड़ा सा हार्ड स्टूल आता है, फिर थोड़ा नरम आने लगता है, फिर एकदम लिक्विड स्टूल निकलता है येलो, फिर धीरे धीरे उसका कलर क्या होता जाता है, स्टूल का लाइट कलर होता जाता है। और जब वो लाइट कलर होता जाता है, अंत में जैसा पानी आप पी रहे हैं वैसा ही पानी आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। जब ऐसा पानी 2 बार निकल जाए, 2 से 3 बार साफ पानी, उसके बाद आपको एक जग पानी पी के कुंजल करना होता है। अगर आप कुंजल नहीं करेंगे तो आप पूरा दिन मोशन ही जाते रहेंगे। ठीक है। फिर कुंजल करने के बाद 45 मिनट्स बाद आपको ढेर सारा घी डाल के खिचड़ी खानी होती है, पेट भर के अच्छे से। और वो खिचड़ी खाने की जो प्रक्रिया है पूरे 3 दिन तक चलती है। 3 दिन तक आपको खिचड़ी ही खानी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना होता है। ठीक है। और ये जो क्रिया की जाती है हमेशा चेंजिंग मौसम में, जब हमारी ऋतु चेंज होती है, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं और गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, इन दो ऋतु, जब हमारे 2 बार नवरात्रे होते हैं ना, उस टाइम पे ये क्रिया की जाती है। यही लघु मैम कुंजल मैम कुंजल क्रिया बीपी वालों को क्यों नहीं करानी चाहिए? क्योंकि जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा जो है अपर बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, पूरा फेस पे, चेस्ट से ऊपर वाली बॉडी पे पूरा प्रेशर पड़ता है। जब हमें नॉर्मल वॉमिटिंग होती है तो हमारे फेस पे कितना प्रेशर पड़ता है ना, लाल हो जाता है, खांसी आने लग जाती है। इसलिए, और उसे कुंजल क्रिया में जो है हमारा सीधा हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए कुंजल क्रिया अवॉइड करवाते हैं बीपी वालों को। मैम मुझे तो बीपी है, पर मुझे बहुत फायदा हुआ करके। मैंने बहुत धीरे धीरे किया है, मैंने एकदम हड़बड़ा हाँ के अपने आप को तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बचपन से उल्टी करने का भी आदत नहीं है। मैं बचपन में भी उल्टी नहीं हाँ की हूँ, तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम आराम से की हूँ। मैम का बहुत गाइडेंस। ज्यादा प्रेशर नहीं देते हाँ, हैं, प्रेशर जैसे नहीं देते। सिर्फ फिंगर टच करी और बाहर निकाल दिया। कुछ लोगों को मैंने देखा कुंजल आवाज निकाल निकाल के कुंजल करते हैं, वो गलत तरीका है। ऐसे कुंजल नहीं होता है। आराम से बस रब करो पानी बाहर, रब करो पानी बाहर। नम्रता जी 1 मिनट रुक जाइए आप। तो लघु शंख प्रक्षालन जो होता है वो इसी का शॉर्ट फॉर्म होती है, जो 3 राउंड की होती है बस। 3 राउंड पानी पीजिए और खत्म कीजिए। उसमें कुंजन नहीं करना होता है। अगर आपका स्टमक क्लीन है तो हो सकता है इन 3 राउंड में ही आपको मोशन आ जाए, नहीं तो उसके आधे 1 घंटे बाद आपको मोशन आएगा 2 से 3 बार, जो कि आपका स्टमक क्लीन कर देगा। पर आपको खानी खिचड़ी ही है उस दिन। नहीं खाएंगे खिचड़ी तो एसिडिटी या गैस बनेगी और पेट में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है। मैम मैंने बहुत साल पहले एक योगा सर से ये किया था, लेकिन हम्म। उन्होंने मुझे कुंजल नहीं बताया था, तो मैं पूरा दिन मोशन करी थी, बहुत यंग थी। ओ और फिर मैं कुछ भी नहीं खाई उस दिन, पूरा दिन। नहीं, बहुत छोटी कुंजल थी मैं, तो कुंजल मेरे बहुत को हुआ ही इम्पोर्टेंट नहीं पार्ट है था। इसका, हाँ, तो अब वो पूर्ण शंख गाइडेंस आप प्रक्षालन लोग का का। मिलता है ना मैम, तब समझ में आता है कि सब चीज का एक रीजन है, एक हो सीक्वेंस है। सकता है उन सर ने खुद नहीं करी होगी अभ्यास, तो हाँ, पता तो नहीं मैं होगा। पूरा दिन बहुत एकदम वो बच्ची थी करता है, उसको तब। एक्सपीरियंस होता है तो वो बताना नहीं भूलता। नम्रता जी अब बोलिए।
मैम जो हमारी बुक में प्रोसेस लिखा है उसका, उसमें कुंजल क्रिया लास्ट में मेंशन नहीं है। नहीं है? और ये जो नहीं, नहीं कुंजल क्रिया मेंशन नहीं है।